नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आजमगढ़ में एक युवक ने अपने पिता और छोटे भाई को गोली मार दी है। इस हमले में एक महिला भी गोली लगने से घायल हो गई है। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कप्तानगंज थाने पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कप्तानगंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान अपने पिता श्री नारायण सिंह व सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के द्वारा अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त मनोज सिंह पुलिस हिरासत में है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रिटायर्ड सैनिक है। इसके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे। 1 साल पहले लगभग ये रिटायरमेंट पर आया था। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में हर्ष फायरिंग में एक फौजी की मौत हो गई है। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में चली गोली सेना के जवान को लग गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना रॉबर्ट्सगंज के ब्रह्मानगर स्थित एक मैरिज हॉल की है, जहां शादी समारोह में शामिल होने फौजी बाबूलाल यादव भी आए। वो कुछ दिनों पहले छुट्टी पर अपने घर आए थे। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद साथ आए लोग वहां से फरार हो गए। जवान का लाइसेंसी पिस्टल भी गायब बताया जा रहा है। अब दोषी भैया दोषी तो कहे का मतलब जो है दुल्हवा खुदे कहा था हम ही पतला हो फायरिंग कर रहे अपने पिस्टल से, फिर पकड़ ली पिस्टल, हम आपका फिसल गया तो उड़ गई। अब वैसे कहा था। अब यहाँ के बा उनका कोई तो नहीं बताओ वाला, कोई तो नहीं बताओ वाला। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। दोनों जगहों पर पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। आजमगढ़ में बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ और एसपी की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। वहीं रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी और एसपी की ओर से आसिम रजा चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए सभी विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आजमगढ़ लोकसभा के 1149 मतदाता केंद्रों के 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में है। 2176 मतदेय स्थलों पे पोलिंग पार्टियां जाएगी। इसके लिए 136 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 17 जोनल मजिस्ट्रेट, 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से विभक्त किया गया है। हम इस वक्त आईटीआई के मैदान में खड़े हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना शुरू होनी हो गई हैं। आपको बता दें 1149 मतदान केंद्रों पर 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 9,70,249 मतदाता पुरुष व 8,67,000 महिला मतदाता और 36 मतदाता अन्य हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसमें 70 केंद्रीय बलों के साथ ही 7 पीएससी के जवान के साथ 17 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, जो 300 पॉइंटों पर खड़े होकर के चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। तो उपचुनाव में वोटिंग के लिए कुछ घंटे ही बाकी हैं और इससे पहले आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। किस तरह की तैयारी है और क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा भरोसा भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल बचे हैं और 1.5 साल में मेरी भी परीक्षा है और मेरे पार्टी की भी परीक्षा है, क्योंकि मेरे पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है
और कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये भरोसा देके ही भेजा है कि 1.5 साल बचे हैं, आप लोगों से जाओ निवेदन करो कि वहाँ कमल खिलाएं, और कमल खिलेगा तो जो लंबे समय तक आजमगढ़ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो विपक्ष में रहने की वजह से कुछ भी काम वहाँ नहीं कर पाए, तो वो 10-15 साल का काम हम 1.5 साल में करके आजमगढ़ को देंगे। ये भरोसा लेके मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता ने मुझ पर भरोसा भी जताया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गांव-गांव लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हम लोग यहाँ कमल खिला रहे हैं, आप चिंता मत करो। नीरवा जी, ये जो आजमगढ़ है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और जो जातीय समीकरण है उसी के दम पर समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन इस बार इसको आप कितनी बड़ी चुनौती देते? इस बार वो चुनौती नहीं है, उसका कारण ये है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे ही जो बिरादरी के लोग थे वो मेरे विरोध में थे कि आप इतने बड़े नेता से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। तो उस समय वो लोग सब लोग मेरा विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जब मैं आया हूँ तो रामदर्शन यादव जी मेरे साथ हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास चाहिए और आप निश्चिंत रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो इस बार जातीय समीकरण काम नहीं करेगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ का विकास का मुद्दा ही काम करेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे चुने गए वो काम कर नहीं पाए, और अब जो है काम करने के लिए हमारी जो पार्टी है वो मुझे यहाँ भेजी है और जनता ने भी विश्वास दिया है कि इस बार हम लोग कमल खिलाएंगे। आजमगढ़ में आपके खिलाफ अखिलेश यादव जी के ही चचेरे भाई हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार में नहीं आए, इसको लेकर क्या कहना? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाएगा बात करने तो किस बेस पे बात करेगा। आजमगढ़ जीतने के बाद उन्होंने मुंह नहीं दिखाया, यहाँ पे काम नहीं किया यहाँ पे, तो फिर उनको लगा कि अब क्या मुंह लेके जाऊंगा, तो वो नहीं आए। आते तो क्या बात करते कि 3 साल तक वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये धर्मेंद्र यादव जी जो पहले कहीं से लड़े थे, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, हटा दिया, तो अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ जीत के वो क्या कर पाएंगे। जब आजमगढ़ में एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि हम किसानों, नौजवानों, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अग्निपथ योजना देश के जवानों के साथ धोखा है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अखिलेश यादव के दिल में है और हम अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल लोकसभा उपचुनाव है और उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां जो है वो बूथों के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। और क्या उम्मीद? सारा काम प्रचार का हो चुका है। लोग जितना जा सकते थे पार्टी के संदेश को लेके, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को लेके हम लोग गए, और मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाएंगे। सर, चुनाव में चंद घंटे बचे हैं, तो ऐसे में कौन वो मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और आजमगढ़ के लोग देश के किसानों की समस्या, देश की महंगाई की समस्या, देश की बेरोजगारी की समस्या, देश की और तमाम समस्याओं के साथ साथ ये जो नई समस्या भारत सरकार ने पैदा की है, अग्निपथ के नाम से जो सेना में भर्ती की नई योजना लाए हैं, और इस योजना में जिस तरह से हमारे सेना के नौजवानों का मनोबल गिराया है, जो लोग सैनिक भर्ती होते हैं उत्साह के साथ कि मैं भारत माँ की सेवा के लिए जा रहा हूँ, कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी देंगे, परिवार की चिंता नहीं करते, उन सैनिकों का भी मनोबल बीजेपी के लोगों ने गिराया है। निश्चित तौर पे आजमगढ़ के नौजवान इस बात को बहुत गंभीरता से लिए हैं। इस बार चुनाव में अखिलेश यादव जी की नामौजूदगी कितना असर? ये किसने कह दिया वो नामौजूद है? ये कैसे आप कह सकते हो? यहाँ का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर स्वयं अपने को अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी समझ के काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये मैं नहीं समझता, ये मैं इस बात से आपकी सहमत कभी नहीं हो सकता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही पूरा चुनाव को देखा भी है, समझा भी है और लड़ा भी है, और उनके दिल में आजमगढ़ है। और चलिए अब बात करते हैं, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
अब चबूतरे और गर्भगृह के निर्माण का काम भी चल रहा है, जो कि अगस्त महीने तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। गर्भगृह निर्माण में अब तक 45 तरासे गए पत्थरों को लगाया गया है। मंदिर के निर्माण में दरवाजों के डिजाइन को निर्माण को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। मंदिर के पहले तल पर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिसमें एक गर्भगृह का द्वार भी होगा। फर्श और पत्थर के स्वरूप को लेकर भी चर्चा की जा रही है। यात्रियों के रुकने की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में की जाएगी। 25,000 लोगों को सामान रखने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में प्रतीक्षालय के रूप में होगी और इस विश्राम स्थल को भी राम जन्मभूमि के अंदर ही बनाया जाएगा। रामलला के गर्भगृह में लगने वाले दरवाजे को लेकर लकड़ियों का चयन भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बहराइच के जंगलों के शीशम और सागौन की लकड़ी के सैंपल भी मंगाए गए हैं। मनकापुर वन विभाग के डिपो से साखू के सैंपल भी मंगाए गए हैं। दिसंबर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है और जनवरी के दूसरे सप्ताह में रामलला को अस्थायी मंदिर से भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी प्लान है। प्लिंथ बनने के बाद गर्भगृह प्रथम तल का निर्माण होगा, गर्भगृह तैयार हो जाएगा, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तो फर्श कैसी होगी, फर्श के ऊपर डिजाइनिंग कैसी रहेगी, वो मार्बल का जो पत्थर है वो कैसे उस पर इनले वर्क होगा, उसकी डिज़ाइन, उसके प्रकार, वो कैसे होकर के सही समय से लग सके, इस पर विस्तृत चर्चा उन उसके विशेषज्ञों के साथ हुई है। साथ ही साथ मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाज़ों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाज़ों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। और आइए आपको बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण में आगे की क्या तैयारी है, क्या क्या काम पूरा कर लिया गया है और राम मंदिर निर्माण का काम तेजी पर चबूतरे और गर्भगृह का काम भी जारी है। अगस्त तक पूरा होगा। चबूतरे का काम शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। गर्भगृह में 45 तरासे गए पत्थर लगाए गए हैं और पहले तल पर कुल 14 दरवाजे होंगे। 14 में से एक दरवाजा गर्भगृह का होगा। दरवाजे की डिजाइन पर मंथन हो रहा है। दरवाजे के लिए लकड़ी का चयन भी हो रहा है। बहराइच के जंगलों से सैंपल मंगाए गए हैं। शीशम और साथ ही सागौन के सैंपल भी मंगाए गए हैं। फर्श और पत्थर के स्वरूप पर भी मंथन। परिसर में बैठने, सामान रखने की व्यवस्था। 25,000 लोगों के लिए ये सुविधा होगी और दिसंबर 2023 तक पहले तल का काम पूरा होगा। जनवरी 2023 में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो भव्य होगा रामलला का मंदिर और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि राम भक्तों को भी रामलला के इस भव्य मंदिर का इंतजार है कि कब रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर होंगी, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। 25,000 लोगों कि सामान रखने की सुविधा जो है वो भी वहां पर देखी जाएगी कि कहां पर लोग अपना सामान रख सकते हैं। इसके साथ ही दिसंबर 2023 तक पहले तल का जो काम है वो पूरा हो जाएगा और जनवरी 2023 में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ये भी बातें जो है वो बताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। और बड़ी खबर मिल रही है कानपुर हिंसा केस में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। आरोपी मुख्तार बाबा गिरफ्तार। परेड नई सड़क हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारी। बाबा बिरयानी का मालिक है मुख्तार बाबा। मुख्तार बाबा पे हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो कानपुर हिंसा मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है एसआईटी की तरफ से। मुख्तार बाबा पर हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप है। बाबा बिरयानी का मालिक है मुख्तार बाबा, जिससे पहले पूछताछ भी हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बड़ी कार्रवाई की गई है एसआईटी की तरफ से और यहाँ पर बाबा मुख्तार को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, जिस तरीके से जफर हयात को एसआईटी और एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ रिमांड पे लिया था, उसके बाद
फंडिंग करने की जो बात आई थी उसमें 2 फंडिंग के लिए नाम सामने आए थे, एक बिल्डर का, साथ ही साथ बाबा मुख्तार का, जो कि बाबा बिरयानी का मालिक है। इस पर आरोप लगा था, इस पर साफ तौर पर आरोप लगा था कि इसने मास्टरमाइंड को फंडिंग की, जिससे हिंसा भड़काई गई। इस पूरे मामले में लगातार जो है मुख्तार बाबा को पहले भी एक बार पूछताछ कर लिया गया था, और अब उसके खिलाफ जिस तरीके से पुख्ता सबूत एकत्रित किया गया, तो एसआईटी ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की पूरी पुष्टि की है ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कि हाँ, वो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस के पास है। पुलिस के पास जो सबूत आए थे, पुलिस के पास जो पूछताछ में तथ्य आए थे, उसकी कड़ियां जोड़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था और इसको हिरासत में लेकर के हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी भी जो है आज सुबह लेकर के हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली है। और फिलहाल अभी भी अगर बात करें तो वो जो दूसरा फंडिंग के मामले में आरोपी है, जिसको बिल्डर बताया जा रहा है, उसकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। सौरभ, अगर बात करें तो मुख्तार बाबा पे जो बड़ी कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हो चुकी है, आपने एक बिल्डर को भी बताया है कि एक बिल्डर भी है, क्या उसकी भी गिरफ्तारी होगी? और मुख्तार बाबा के अलावा कोई और भी रडार पे है जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है कानपुर हिंसा मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में कई सारे फंडिंग करने के लिए कई सारे लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें कुछ व्यापारी थे, कुछ बिल्डर्स भी थे, लेकिन 2 मुख्य नाम, इसको लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें साफ तौर से उन्होंने जिक्र किया था, नाम लिख करके कमिश्नरेट पुलिस ने मोहम्मद वसी और मुख्तार बाबा, ये 2 बड़े नाम थे जिन्होंने मोटी फंडिंग की थी। इसके अलावा छोटी छोटी फंडिंग्स की गई थी, उसके लिए भी कई सारे तथ्य सामने आए थे। तो अभी कह सकते हैं कि पूरा जांच का दायरा है, चूंकि बार बार पुलिस इस बात को कह रही है कि जो आरोपी हैं उनके नामों को जल्द से जल्द उजागर न किया जाए मीडिया में, क्योंकि ये सब फरार हो जाएंगे, फिर इनको गिरफ्तार करना एक बेहद मुश्किल, एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो अभी भी जो है कई सारे लोग रडार पे हैं, लेकिन मुख्य बिल्डर जो दूसरा है वो बिल्कुल सौरभ, और इस पूरे मामले में जो है वो जांच चल रही है, जांच के बाद ही और भी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन अयोध्या पहुंची है, जहां तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फूल मालाओं से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया है। ये ट्रेन आज रात 9 बजे अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होगी, जिसके बाद गोरखपुर से नेपाल के जनकपुर जाएगी, जहां से फिर वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन में 480 तीर्थ यात्री सवार हैं। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और साथ ही भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थलों के अलावा पहली बार जनकपुर का धार्मिक स्थल भी शामिल होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय जितने भी हमारे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए महत्व के स्थान हैं, उनसे जुड़ने के लिए लोग चाहते हैं कि उनका अपना जीवन का कल्याण हो, मोक्ष हो। ये परंपरा हिंदू संस्कृति में रहती हैं। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से आज हमारे जो श्रद्धालु, आस्थावान हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं, भारतीय रेल उनको अलग से व्यवस्थित करके इस तरह की यात्रा करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ इस रेल को जोड़ करके इस यात्रा को पूरा करने का काम कर रहा है। रामायण कालीन दृश्यों का दर्शन कराने के लिए भारत गौरव यात्रा की स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंच चुकी है और हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसी सुविधाएं हैं ट्रेनों में और क्या क्या सुविधाएं हैं। आप कब निकले इस ट्रेन से? शाम को 6:30 बजे चली है ट्रेन। ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों को? ट्रेन में तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, पानी और आपको छाता, ये अम्ब्रेला, और बार बार पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, नाश्ता, पानी और चाय वगैरह सब अच्छा, सुबह से बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब अरेंजमेंट अच्छा है अभी तक तो। भारत गौरव ट्रेन है जिससे आप अयोध्या पहुँचे, कैसा महसूस हो रहा भगवान राम की जन्मस्थली पर आकर? बहुत अच्छा महसूस है, अपने आप में हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने ये यात्रा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये सब। प्रयागराज हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम और एसपी नेताओं की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जुशान रहमानी, एसपी पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है। सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट भी जारी है। पुलिस अब कोर्ट में कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की नोटिस जारी करने की इजाजत मांगेगी और साथ ही नोटिस जारी होने के 1 महीने बाद धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ मामले में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम और दिल्ली की आईबी टीम की जांच तेज हो गई है। आरोपी डॉक्टर रवि की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई है। उधर डॉक्टर रवि के ठिकानों पर छापेमारी कर कई खुलासे भी हुए हैं। उसके ठिकानों से 8 फर्जी कंपनी के दस्तावेज और 40 करोड़ रुपए के कैंसल चेक मिले हैं। उधर डीसीपी ने इस मामले में बीट सिपाही और दारोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। घुसपैठ मामले में जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अलावा लखनऊ की एसआईओ टीम और इसके अलावा दिल्ली आईबी टीम भी जांच कर रही है। जो मास्टरमाइंड है रवि नटवर लाल, उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपको बता दें कि करीब करीब 8 फर्जी कंपनियों का पता चला है, 40 करोड़ के कैंसल चेक मिले हैं। इसके अलावा अब जो तीनों एजेंसियां हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा मान रही हैं और इसके साथ ही साथ हवाला, देह व्यापार, अनैतिक कार्य और चीनी घुसपैठ के एंगल से जांच तेज कर दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और 3 दिन तक इंटेरोगेशन के बाद ये सब तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के घरभरा में ये एक फार्म हाउस चल रहा था जहां पर चीनियों ने अपना ठिकाना बनाया था, अवैध रूप से घुसपैठ की गई थी। और आगे भी खबरें जारी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।